सम प्लस विधान। सम मतलब होता है कुछ और विधान मतलब होता है कानून, लॉ, ठीक है ना। मतलब संविधान क्या है, तो कानून का संहिता है, ठीक है ना। मतलब विभिन्न कानूनों का एक संकलन जो होता है हमारा, इसी को हम संविधान कहते हैं। जो शुद्ध में मतलब निकल के आता है हमारा, बस यही है, ठीक है ना। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर डिफाइन करना चाहें तो परिभाषा के तौर पर इसको डिफाइन करते हुए हम स्पष्ट कर सकते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है ना। अगर अमेरिका का शासन चलाना है तो अमेरिका का संविधान है, रूस का शासन चलाना है तो रूस का संविधान है, भारत का शासन चलाना है तो भारत का संविधान है। मतलब हर देश का जो संविधान होता है उस देश के शासन व्यवस्था का संचालन करता है, मतलब ये बताता है कि उस देश का शासन किस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। अब जहां तक भारत के संविधान का सवाल रह गया, तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण ऐसा नहीं जैसे आप लोगों को नॉर्मली क्या पता है कि 1946 ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन कहने का मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 मेंबर को भारत भेजा गया, ठीक है ना। ये 3 मेंबर कौन थे, तो एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है ना। और यही 3 मेंबर कहीं ना कहीं भारत के संविधान का एक खाका प्रस्तुत किए, और ये तीनों नेता जब भारत में आए और भारतीय नेताओं से बातचीत के पश्चात जिस सिद्धांत को तय किए, उसी सिद्धांत के आधार पर हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है, और यही संविधान सभा क्या करता है, देश के संविधान का निर्माण करता है, ठीक है ना। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, तो क्या हमारे संविधान का निर्माण जो शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ, 1946 से शुरू हुआ, 1946 से शुरू हुआ, या इससे पहले भी कुछ हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको। अगर आप इतिहास का किताब पलटिएगा, एनसीईआरटी खास करके, उस एनसीईआरटी के इतिहास के किताब में जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा वो रहेगा भारत का भौगोलिक परिचय। अब पढ़ क्या रहे हैं, भारत का इतिहास, ठीक है ना, लेकिन पहला टॉपिक क्या मिल रहा है आपको, भारत का भौगोलिक परिचय। तो ऐसा क्यों, मतलब जो एनसीईआरटी का राइटर है क्या उसको नहीं पता है कि हम इतिहास का किताब लिख रहे हैं, हम इतिहास बच्चा को पढ़ा रहे हैं, और बच्चा को हम भूगोल क्यों पढ़ाएंगे, सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो ये कि इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए भूगोल का मोटा मोटी जानकारी आवश्यक है, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ा चीज है कि इतिहास के किताब का जो पहला शीर्षक होता है हमारा, जो पहला टॉपिक होता है हमारा, वो होता है भारत का भूगोल। तो मतलब एक भौगोलिक परिचय का जानकारी जब तक आपके पास नहीं रहेगा, भौगोलिक सिस्टम का जानकारी जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप इतिहास को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम भारत के संविधान का बात करें तो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ एक संविधान सभा के माध्यम से हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि भारत में संविधान के निर्माण का प्रक्रिया शुरू कब से हुआ, 1946 से हुआ या इससे पहले से हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम मोटा मोटी कहना चाहे तो मोटा मोटी हम यही कह सकते हैं कि भारत में संविधान के निर्माण का जो प्रारंभ हुआ हमारा, ठीक है ना, ये 1946 से नहीं हुआ। मतलब संविधान के निर्माण का प्रारंभ हमारे यहाँ तब से शुरू होता है जब से भारत में जो विदेशी कंपनी है, इस विदेशी कंपनी का आगमन होता है, ठीक है ना। अगर हम विदेशी कंपनी का बात करें तो जैसे नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था हमारा, ये भारत पर 200 साल तक हुकूमत किया ना। लेकिन ये 200 साल तक हुकूमत जरूर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि एकमात्र ब्रिटिश कंपनी था, एकमात्र यूरोपियन कंपनी था जो कि भारत में काम कर रहा था, ठीक है ना। बल्कि भारत में काम करने वाला और भी कई सारा कंपनी था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर हम बात करें तो डच कंपनी भी था, डेन कंपनी भी था, फ्रांसीसी कंपनी भी था, पुर्तगाली कंपनी भी था, ठीक है ना। और आपस में जो एक प्रतिद्वंद चला, आपस में जो एक संघर्ष चला, इस संघर्ष में अंततः विजय किसका हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारा, ठीक है ना, ये भारत पर लगभग 200 साल तक हुकूमत करता है, ठीक है ना। और इस 200 साल में ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारा जो शोषण हुआ,
ठीक है ना, और जिस तरह से उसका पॉलिसी बनाया गया, मतलब भारत और भारतीयों के शोषण के लिए, ठीक है ना, उससे जो चीज निष्कर्ष निकल के आया, उससे जो चीज हमको समझ में आया कि हमको आगे क्या करना चाहिए ताकि इस प्रकार का जो शोषण है, इस प्रकार के शोषण का अंत किया जा सके। मतलब भाई वहां पे अगर हम कहें तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन का जो 200 साल का हुकूमत था हमारा, ठीक है ना, इस 200 साल की हुकूमत में जिस प्रकार से हमारा शोषण हुआ, ठीक है ना, हम आगे ये कोशिश किए कि आगे एक ऐसा व्यवस्था हमको निर्मित करना है जिसमें इस प्रकार के शोषण का अंत किया जा सके, मतलब इस प्रकार के शोषण को बंद किया जा सके, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो संविधान को पढ़ने से पहले पीछे वाला जो चीज है आपका, ठीक है ना, इस पीछे वाला चीज को पढ़ना जरूरी है। और हम यहां जो शुरू करेंगे ये 1946 से नहीं शुरू करेंगे, हम यहां जो शुरू करेंगे ये तब से शुरू करेंगे जब 1498 का काल था हमारा। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बहुत मिलेगा आप लोग को, लेकिन ये सब टॉपिक हम लिखवाएंगे नहीं, आप जिनको पॉइंट करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक लाइन में जवाब। देखिए इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज तो ये कि कहा जाता है कि भारत का खोज कब हुआ, 1498 में हुआ ना, 1498 में भारत का खोज हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि 1498 में भारत का जब खोज हुआ, मतलब भारत का जो इतिहास शुरू हुआ कहां से शुरू होगा, 1498 से, मतलब इससे पहले का हमारा कोई इतिहास नहीं है अपना, ठीक है ना, कहें कि हमारा इतिहास शुरू कब से होगा, तो जब से भारत का खोज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इतिहास का किताब पढ़ते हैं तो इतिहास आपको कहां से शुरू होता है, तो ईसा पूर्व 5 लाख साल से, ठीक है ना। ये कब का बात है, तो 1498 ईस्वी का, मतलब 1498 ईस्वी से पहले अगर हम कहें तो ईसा पूर्व 5 लाख साल, ये हमारा इतिहास नहीं है क्या। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज तो ये कि देखिए सब यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें तो 1498 में भारत का खोज नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि 1498 में हुआ क्या, तो यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग खोजा गया। अगर कोई ये कहता है कि 1498 में भारत का खोज हुआ, तो हमारा खोज 1498 में नहीं हुआ। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत का इतिहास 5 लाख साल पुराना है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इतिहास में हमको यही पढ़ाया जाता है कि भारत का खोज कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में भारत का खोज नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या, तो यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग खोजा गया। और यही समुद्री मार्ग जब खोजा गया तो इसी समुद्री मार्ग के जरिए यूरोप का भारत के साथ एक तलाक स्थापित हुआ, एक संपर्क स्थापित हुआ, और यही संपर्क हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन का जड़ बन गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो सबसे पहले 1492 स्पेन का कोलंबस भारत का खोजने के लिए निकलता है। 1492 ईस्वी का अगर हम बात करें तो स्पेन का जो कोलंबस था ये भारत को खोजने के लिए निकलता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसके साथ ये होता है कि भाई इसको भारत तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता था। ये अटलांटिक महासागर में उतरता है और अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक के ये अटलांटिक महासागर को पार करके, मतलब अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है हमारा, उस अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट तक पहुंच जाता है। मतलब यहां से ये शुरू करता है और यहां से शुरू करके कहां पहुंच जाता है, इस एरिया में, ठीक है। इसको जाना किधर था, इस तरफ, लेकिन ये आता किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। और ये खोज किसको लेता है, तो जिस द्वीप पर उतरता है उसी द्वीप को हम लोग पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। और जिस तरह का जलवायु वगैरह या रहन सहन वगैरह वो भारत के बारे में सुना था, उसी प्रकार का जलवायु उसको पश्चिमी द्वीप समूह में मिलता है, ठीक है ना। और उसको ये लगा कि वो इंडिया को खोज लिया है, इसीलिए जो पश्चिमी द्वीप समूह है हमारा, इसको वेस्ट इंडिया या वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है ना। कहीं कि वहां का जलवायु और हमारा जलवायु लगभग सेम है, और जिस तरह का जलवायु के बारे में सुना था कोलंबस, ठीक है ना, उसको ठीक उसी प्रकार का जलवायु वहां पे मिला, तो उसको ये लगा कि वो भारत का खोज कर लिया है। लेकिन रियल में अगर हम कहें तो ये भारत को नहीं खोजा गया, इसको खोजा गया पश्चिमी द्वीप समूह को खोजा गया, ठीक है ना। और इसी पश्चिमी द्वीप समूह के माध्यम से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है हमारा, इस महाद्वीप का खोज हुआ, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे कहना चाहे तो ये जो पश्चिमी द्वीप समूह था जो था हमारा, इसको वेस्ट इंडिया या वेस्ट इंडीज कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें 1498 पुर्तगाल का वास्को डी गामा, ठीक है, ये भारत तक आने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दोष ये था कि अगर हम 1488 का बात करें
1487-88। तो जो बार्थोलोम्यू डियाज था, ये बार्थोलोम्यू डियाज ये उत्तमासा अंतरिप, ये जो अंतरिप देख रहे हैं आप, इस अंतरिप का खोज कर लिया था। मतलब उसको ये पता था कि उत्तमासा अंतरिप तक हमें कैसे पहुंचना है। देखिए अगर हम स्पेन से चलेंगे या यूरोप से चलेंगे तो इस तरह से हमारा मार्ग होगा, मार्ग हमारा ही बनेगा ना, ठीक है। और यहां से बढ़ के हमको आगे जाना है और इस तरह से हमको जाना है भारत तक, यही मार्ग है ना हमारा, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने का उसको मार्ग पता था कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाता है, कि जो केप ऑफ, इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तमासांतरी। इस उत्तमासांतरी का खोज कौन किया, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। जब बार्थोलोम्यू डियाज खोज कर लिया तो अब यहां तक पहुंचने का मार्ग लोगों को पता था कि अब तक कैसे पहुंचना है हमको। अब यहां से कैसे पहुंचना है इसके बारे में जो वास्को डी गामा था हमारा, उस वास्को डी गामा को भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो यहीं पे उसको एक नाविक मिलता है, उसका नाम है अब्दुल मजीद, ठीक है ना। इसी अब्दुल मजीद के सहयोग से वो भारत में कालीकट तक पहुंचता है, ठीक है। और कालीकट का जो समय शासक था जमोरिन था, और जमोरिन क्या करता है, उसका स्वागत करता है, ठीक है। और यहीं से कहा जाता है कि भारत का खोज हो गया। तो भारत का खोज नहीं हुआ ही, बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा गया, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम देखें 1869 स्वेज नहर को खोला जाता है, और स्वेज नहर के माध्यम से, जैसे पहले क्या हो रहा था कि यहां से अगर हम चले तो यहां से यहां तक इस तरह से हमको भारत तक जाना पड़ता था, मतलब एक लंबा रूट था ये, ठीक है। बीच में क्या हुआ 1869 में कि भाई इसको एक नहर के तौर पर खोद दिया गया, मतलब अब यहां से अगर चलना है तो आपको इस तरह से एक शॉर्टकट मार्ग आपके पास मिल गया। मतलब जो इतना घूम के आप जा रहे थे, अब इतना घूमने का जरूरत नहीं है, अब सीधे लाल सागर, फारस की खाड़ी वगैरह से होते हुए अब भारत तक पहुंच सकते हैं। मतलब लाल सागर को और भूमध्य सागर को, दोनों को स्वेज नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया। और जब जोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं यूरोप से भारत तक पहुंचने का एक शॉर्टकट मार्ग मिल गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ होगा, यही समय था वो जब कहीं ना कहीं यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। और जब औद्योगिक क्रांति का दौर चलेगा, नेचुरल है कि जो व्यापार वाणिज्य है हमारा, उस व्यापार वाणिज्य में तीव्रता आएगा। अब व्यापार वाणिज्य में नफा और नुकसान किसको हुआ, मतलब हमको इससे नहीं है, उस समय इतिहास में पढ़िएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चीज तो ये कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार वाणिज्य है हमारा, उस व्यापार वाणिज्य में तीव्रता आया, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले चलिए इससे, अगर हम 1600 ईस्वी के आसपास का बात करें तो सन 1600 के आसपास जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारा, उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, ठीक है। सबसे पहला भारत आने वाला यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली था। कब आया, 1498 में आया, ठीक है ना। और आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा था, ठीक है ना। यही वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का जो पद्धति है हमारा, ये व्यापार का पद्धति प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ के देखें, सबसे बड़ा चीज तो ये कि भारत पर सबसे लंबा हुकूमत किया कौन, अंग्रेज किया। तो मैक्सिमम हमको जो इतिहास पढ़ना है, किसका पढ़ना है, अंग्रेज का, ठीक है ना। वो अंग्रेज क्या क्या किया, मतलब भारत में सफल होने के लिए, या अगर हम बात करें पुर्तगाली वगैरह का, या हम बात करें डच डेन वगैरह का, या हम बात करें फ्रांसीसी वगैरह का, तो वो क्या क्या किया हमारे यहाँ, ठीक है ना, अपने सफलता के लिए या व्यापारिक लाभ कमाने के लिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो सन 1600 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं आपको 1599 मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। इस समय अगर हम देखें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है, 1600 ईस्वी, ठीक है ना। अगर हम 1602 ईस्वी का बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। अगर हम 1616 ईस्वी का बात करें तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। और अगर हम 1664 का बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 1498 स्पेन मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1600 ईस्वी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1616 डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। और 1664 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, ठीक है ना। मतलब एक लंबा चौड़ा समय ही। सबसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में कौन आया, पुर्तगाली आया। सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांसीसी आया। लेकिन यहाँ पे जो क्रम आपका बनेगा ना, ये क्रम थोड़ा सा उलट जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अंग्रेज को 2 नंबर में आना चाहिए था। सबसे पहले भारत आने वाला जो यूरोपीय है ये कौन है, पुर्तगाली,
पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया? डेन। और डेन के बाद कौन आया? फ्रांसीसी। अंग्रेज का नहीं चल गया सर, तो डेन से पहले। मतलब सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद कौन आया? डेन आया। और डेन के बाद तब कौन आया? फ्रांसीसी आया। मतलब सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और सबसे अंत में आने वाला फ्रांसीसी। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे अगर हम कहें तो भारत में यूरोप का कोई एक कंपनी काम नहीं कर रहा था, बल्कि यूरोप का कई कंपनी भारत में काम कर रहा था। यहाँ पे पुर्तगाली भी था, डच भी था, डेन भी था, अंग्रेज भी था और फ्रांसीसी भी था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी किसका? क्या हुआ कि जैसे अंग्रेज को अगर हम देखें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ठीक है ना? और इसी साल जो महारानी एलिजाबेथ टेलर थी, ठीक है ना, ये पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए एक अनुमति पत्र देती है। मतलब कि भाई जो पूर्वी देश के साथ जो व्यापार चलेगा, पूर्वी देश का मतलब हमारा एशिया हो गया, मतलब यूरोप से पूरब का जो भी कंट्री है, मतलब यूरोप से पूरब का जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी कंट्री वगैरह है, उसको हम पूर्वी देश कह रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है? यूरोप के पूरब में है। तो पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का इसको एक अधिकार मिल गया। मतलब अगर ब्रिटेन का पूर्वी देश के साथ अगर कोई व्यापार चलेगा तो व्यापार हर कोई नहीं करेगा, बल्कि व्यापार कौन करेगा? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। ठीक है ना? और यही जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया? 1608 में हुआ। कहां हुआ? सूरत। सूरत कहां है? गुजरात। ठीक है ना? मतलब अगर हम भारत का बात करें तो पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया, आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है। देखिए आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है एग्जामिनेशन में, खास करके अगर हम बात करें तो, कि भारत में अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये भारत के किस तट पर की? पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर या आंतरिक क्षेत्र में? पश्चिमी तट पर। याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन पूछने का आज के डेट में पैटर्न यही है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला फैक्ट्री कब और कहां स्थापित हुआ, वो पहला फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ ये पूछा जाएगा आपसे। आज के डेट में, जैसे अगर खास करके अगर हम इतिहास का बात करें तो इतिहास में आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ठीक है? तो इस चीज को समझने के लिए देखिए, अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि अब इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा का पूरा, आपको पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्वेश्चन को डील तब कर पाइएगा जब पूरा का पूरा मिडाइवल हिस्ट्री और पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपके कब्जे में रहेगा। ठीक है ना? रियल में है कुछ नहीं, एक कहानी का क्रम। बार बार कहते हैं आप लोगों को ये चीज कि इतिहास क्या है? एक बीता हुआ कल है हमारा। ठीक है ना? और बीता हुआ कल को एक कहानी की तरह पढ़िए, और एक कहानी की तरह पढ़िएगा ना तो हर चीज, और पढ़िए और पढ़ने के साथ लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से दिमाग थोड़ा ज्यादा वर्क करता है और ये चीज आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। कोई भी टॉपिक खत्म हो गए, कोई भी टॉपिक हम पढ़े, खुद से कोशिश है ना, उतना नहीं सोचेगा। भाई सोचने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ पढ़ने में सोचने का जरूरत क्या है? ठीक है ना? हर कुछ तो लिखा हुआ है आपके सामने, सोचने का जरूरत कहां पड़ता है? जहां खुद से लिखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करें तो इसका जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ कहां हुआ? सूरत में हुआ। कब हुआ? 1608 में हुआ। मतलब ये भारत के किस तट पर हुआ? पश्चिमी तट पर। ठीक है ना? और जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अगर हम गठन का बात करें तो गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ठीक है ना? और इस 1600 ईस्वी में अगर गठन हुआ तो थोड़ा सा भाई फ्लैशबैक पर चलिए। अगर हम मुगल काल का बात करें तो 1526 पानीपत का पहला युद्ध होता है, और इस पहला युद्ध में जो बाबर है किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को। ठीक है ना? और इब्राहिम लोदी को हरा के,
ठीक है ना, भारत में मुगल वंश का नींव डालता है। कब से कब तक फेज है इसका बाबर का? 1526 से 1530। 30 में अगर हम बात करें तो आगरा में कहा जाता है कि जो बाबर है, बाबर का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, और बाबर को कहां दफना देवल जाता है? नूर अफगान, जिसको आजकल आराम बाग कहा जाता है, आगरा में, ठीक है। तो अब 30 में जब बाबर का मृत्यु होता है तो बाबर के मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं, ठीक है ना, ये मुगल बादशाह बनता है। कब से हुमायूं का अगर हम फेस देखें तो 1530 से लेके 1556, कब से कब तक हुमायूं का? 1530 से लेके 1556 तक, ठीक है। इस बीच में अगर हम कहें तो चौसा का युद्ध होता है, चौसा के बाद कन्नौज का युद्ध होता है, और इस युद्ध में अगर हम कहें तो हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है, ठीक है ना। तो 30 से 56 के बीच के फेज में अगर हम कहें तो जो शेरशाह सूरी का जो वंश है हमारा, ठीक है ना, ये वंश भी शासन करता है, ठीक है। हम इस वंश को अलग से डिफाइन नहीं किया है, आप हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम अलग अलग नहीं लेंगे, मोटा मोटी खाका दे रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। 1530 से 1556 इसका पेज है हुमायूं का। बीच में डाइवर्जेंस आता है, डाइवर्जेंस में कौन है? शेरशाह सूरी, ठीक है ना। 1556 में अगर हम कहें तो हुमायूं का मृत्यु होता है, और इस हुमायूं के मृत्यु के बाद भाई उसका जो पुत्र था अकबर, ये अगला मुगल बादशाह बनता है, ठीक है ना। और 1556 से लेकर 1605 तक ये भारत का मुगल बादशाह रहता है, ठीक है ना। अगर 1556 से 1605 अगर अकबर का पेज है हमारा, ठीक है ना, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। किसके बीच में पड़ रहा है? 1556 से 1605 के बीच। मतलब जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, ठीक है ना। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि सबसे पहला जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री खोला गया, कब खोला गया? 1608 में, ठीक है ना। और जब 1608 में खोला गया उस समय तक तो अकबर का मृत्यु हो चुका था। अकबर का मृत्यु कब हो गया? 1605, ठीक है। तो 1605 में इसके मृत्यु के बाद जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, ये जहांगीर शासक बनता है, ठीक है। और 1605 से 1627 तक ये शासक रहता है। तो अगर देखिए आज के डेट में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहले फैक्ट्री की स्थापना की थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जब पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था तब का बात कर रहे हैं, मतलब जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन? अकबर। और जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया उस समय मुगल बादशाह कौन? जहांगीर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो पूछने का जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न इसी तरह से काम करता है, ठीक है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो आज के डेट में ये मत सोचिएगा ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा, ये कब हुआ, वो कब हुआ, वो कब हुआ। आज के डेट में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। हम बार बार फोकस करते हैं इस चीज। अगर किसी भी विषय में हम 100 में 100% तो नहीं बात करेंगे कि 100 में 100 कवर कर लीजिएगा, लेकिन 100 में अगर 90 कवर करना है ना तो इस तरह से चीज को समझना पड़ेगा। और अगर चीज को इस तरह से समझ लीजिएगा ना तो 100 में 90 कवर करना किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हम 100 में 100 का गारंटी नहीं देंगे आपको कि आपसे 100 में 100 बनवा देंगे। 100 में 100 तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता भाई। एक टीचर के लिए भी कहीं कहीं पे ऐसा कुछ मिल जाता है ना जो दिक्कत कर देता है। 1627 जहांगीर का मृत्यु होता है, ठीक है। तो जहांगीर के बाद शासक कौन बनता है? शाहजहां जो शासक बनता है 1628 में बनता है। तो 1627 से 1628 क्या कोई मुगल बादशाह नहीं था क्या? ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित हुआ कब हुआ? सूरत में हुआ, ठीक है। मतलब कहां हुआ? सूरत में। कब हुआ? 1608 में, ठीक है। इसी समय अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का जो सम्राट था, ठीक है भाई, उस सम्राट के एक दूत के तौर पर जो कैप्टन हॉकिंस है
ये कैप्टन हॉकिंस भारत आता है कब? 1608 में, ठीक है ना। वो जहांगीर से मिलने, उसका जो राजधानी था आगरा पहुंचता है। और अगर हम कैप्टन हॉकिंस का बात करें तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में यह कहा जाता है कि वो फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ठीक है ना। और जहांगीर जो है हमारा, ये कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित होता है और उसको प्रभावित होकर उसको 400 का मनसब और जागीर प्रदान करता है। इसके पश्चात 1615 टॉमस रो भारत आता है और टॉमस रो जो है ये जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर जाता है। जिस समय वो भारत आया था उसमें जहांगीर अजमेर में था, वो अजमेर पहुंचता है, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में नींव पड़ता है, ठीक है। अगर ये तो हो गया भाई, अगर हम बात करें 1608 पश्चिमी तट पर पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ। अगर हम पूर्वी तट का बात करें तो पूर्वी तट पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ 1633 बालासोर। कहां हुआ? बालासोर। कब हुआ? 1633। मतलब पहला फैक्ट्री पश्चिमी तट पर कब? 1608। कहां? सूरत में। पूर्वी तट पर पहला फैक्ट्री कब? 1633। कहां? बालासोर। बालासोर कहां है? उड़ीसा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए यहां से। अगर हम बात करें तो जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो सत्ता स्थापित किया अंग्रेज, कहां किया? बंगाल में ही किया ना। और बंगाल में जब अपना सत्ता स्थापित किया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई बंगाल में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1651 में। कहां? हुगली। मतलब बंगाल में जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ अंग्रेज का, कब हुआ? 1651 में। कहां हुआ? हुगली, ठीक है ना। और अगर हम यहां से भी आगे बढ़े तो 1651 में जो शाह सूजा था, जो कि बंगाल का गवर्नर था, ठीक है ना, ये 3000 रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3 जगह व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर देता है, ठीक है। मतलब 1651 में बंगाल में अंग्रेज का पहला फैक्ट्री स्थापित होता है। कहां? हुगली में। और इसी साल अगर हम कहें तो जो शाह सूजा था, जो कि बंगाल का गवर्नर था, या ये कह लीजिए कि भाई बंगाल का जो गवर्नर था, ये 3000 रुपए वार्षिक के बदले भाई अंग्रेज को अधिकार देता है कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो चीज उभर के आया वो चीज क्या था कि भाई 1661 अगर हम देखें तो ब्रिटेन का जो राजकुमार था जेम्स द्वितीय, उसका विवाह कहां से होता है? तो पुर्तगाल के राजकुमारी से। नाम क्या था? कैथरीन ब्रोगांजा, ठीक है। और जब कैथरीन ब्रोगांजा का विवाह जेम्स द्वितीय के साथ होता है, ठीक है, तो 1661 में जो पुर्तगाल है अंग्रेज को बंबई का द्वीप दहेज में दे देता है, ठीक है। और 1668 में जो वहां का राजकुमार था, ये 10 पाउंड वार्षिक के बदले, मतलब झूठ मूठ का एक वार्षिक लेके, ठीक है ना, वो किसको सौंप देता है? कंपनी को। मतलब 1668 में जो बंबई है हमारा, किसको मिल जाता है? कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। इसी समय अगर हम बात करें 1698, ठीक है ना, तो इस समय जो बंगाल का गवर्नर था हमारा, ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव का जमींदारी देता है, ठीक है ना। और इस समय जो गवर्नर था अजीमुस्साम था। कौन था? अजीमुस्साम 3 गांव का जमींदारी देता है कंपनी को, सूतानाटी, कालीकाता, गोविंदपुर, ठीक है ना। और यही सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर जो है हमारा, ठीक है ना, ये बाद में कलकत्ता के रूप में स्थापित होता है। मतलब कलकत्ता कब प्राप्त हुआ उसको? 1698 में, ठीक है ना। बंबई कब प्राप्त हुआ उसको? 1668 में, ठीक है ना। ये तो चलिए मोटा मोटी खाका हो गया कि भाई अंग्रेज कब कब आया, भारत में क्या क्या किया, ठीक है ना। दूसरा तरफ अगर हम देखें तो दूसरा तरफ एक घटना और घटित होता है कि भाई हम पहले बताए कि भारत में कोई एक यूरोपीय कंपनी काम नहीं कर रहा था, बल्कि कई यूरोपीय कंपनी भारत में एक साथ काम कर रहा था, ठीक है। और जब कई यूरोपीय कंपनी भारत में काम कर रहा था तो अंतिम तौर पर भारत में हुकूमत किसका हुआ? अंग्रेज का, ठीक है। और अंग्रेज इस समय तक देखिए, जैसे अगर आप इतिहास की किताब पढ़िएगा, ठीक है, तो जिस समय का हम बात कर रहे हैं लगभग 18वीं सदी का, उस समय तक पुर्तगाल
भारत के व्यापार से बाहर हो चुका था, मतलब पुर्तगाल का कहानी खत्म, ठीक है ना। 1759 बेदरा का युद्ध होता है और इस बेदरा के युद्ध में जो अंग्रेज है ये डच को पराजित कर देता है। मतलब अब 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ हमारा, इस बेदरा के युद्ध के बाद जो डच है ये भारतीय व्यापार से बाहर हो जाता है। 1760 बांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध में अगर हम देखें तो अंग्रेज जो है ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार से बाहर कर देता है। बाकी अगर हम डेन का बात करें तो डेन भारत में प्रभावित था नहीं, मतलब 1760 तक आते आते भारत में एकमात्र कंपनी बच जाता है जो कि प्रभावित तौर पर वो था हमारा अंग्रेज, ठीक है। और यही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था हमारा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि जैसे आप आगे देखिएगा 1757 पलासी का युद्ध होता है और इस पलासी के युद्ध में जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसको पराजित कर दिया जाता है। और पराजित कर देने के बाद, ठीक है ना भाई, वहां पे एक नया व्यक्ति को शासक बनाया जाता है, किसको? मीर जाफर, ठीक है ना। 1757 से 1760 वहां का शासक कौन रहता है बंगाल का? मीर जाफर, ठीक है ना। लेकिन 1760 में मीर जाफर को पद से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। और मीर जाफर के स्थान पर किसको नवाब बनाया जाता है? मीर कासिम को। 1760 से 1730, ठीक है ना। और मीर कासिम के समय अगर हम कहें तो जिस तरह से राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया गया, अपने सेना को यूरोपीय ढंग से सुगठित करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। और जिस तरह से 1717 का जो फर्रुखसियर का फरमान था हमारा, इस फरमान का अवहेलना किया गया, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं मीर कासिम और अंग्रेज दोनों के बीच युद्ध का कारण बन गया, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो 1764 बक्सर का युद्ध होता है हमारा, ठीक है। इस बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत के 3 बड़ा शक्ति को पराजित करता है। किसको किसको? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, अवध का नवाब शुजाउद्दौला को और बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम को, ठीक है ना। मतलब एक साथ 3 बड़ा शक्ति को पराजित कर देने का मतलब यह था कि भारत का अगला नेतृत्व किसके हाथ में होगा। मतलब 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ हमारा, और पलासी के युद्ध में जिस तरह से बंगाल के नवाब का पराजय हुआ, ठीक है। अब बंगाल का शासन किसके हाथ में आ गया? अंग्रेज के हाथ में। मतलब 1757 से ही भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शुरुआत माना जाता है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि 1600 ईस्वी में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, यह स्थापना इसलिए नहीं हुआ कि इसको भारत पर हुकूमत करना था, बल्कि इसका स्थापना इसलिए हुआ कि पूर्वी देश के साथ व्यापार के जरिए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना था। मतलब जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ केवल व्यापार में लाभ कमाने के लिए हुआ। लेकिन जिस तरह से 1707 औरंगजेब का मृत्यु होता है और औरंगजेब के मृत्यु के बाद जिस तरह से मुगल सत्ता का पतन होता है हमारा, ठीक है, और छोटा छोटा जो राज्य है ये उठ खड़ा होता है, ठीक है। और ऐसा परिस्थिति कहीं ना कहीं अंग्रेज के लिए वरदान बन गया। मतलब छोटा छोटा शक्ति को पराजित करके भारत पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। और यही चीज जो अंग्रेज है ये अंग्रेज को समझ में आया, और अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से भी आगे बढ़ के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे यहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। और उसका शासन कब से शुरू हुआ? 1757 पलासी के युद्ध से। और इस युद्ध पर मुहर कब लगा? तो 1764 बक्सर के युद्ध में। मतलब बक्सर का युद्ध यह निर्णय कर दिया कि भारत का भाग्य विधाता कौन होगा, मतलब भारत का अगला शासक कौन होगा, ठीक है ना। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अगर हम देखें तो 1765 इलाहाबाद का संधि होता है, ठीक है ना। इलाहाबाद में भी 2 संधि हुआ, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल बादशाह के साथ। और मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुआ हमारा, इस संधि में भाई 26 लाख रुपए वासी के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांत का दीवानी अधिकार किसको मिल जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो अवध के साथ जो संधि हुआ हमारा, ये अवध जो है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बन जाता है। फिर 1765 से 1772, ठीक है भाई, बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है। ये द्वैत शासन शुरू कब हुआ? 1765 में। खत्म कब हुआ? 1772 में। जो जिस समय द्वैत शासन लगाया गया उस समय बंगाल का नवाब कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और जिस समय इसको हटाया गया उस समय बंगाल का नवाब कौन? वारेन हेस्टिंग,
देखें 1773 का अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम के जरिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के लिए पहला प्रयास होता है। मतलब अभी तक अगर 1773 का जो अधिनियम हमारा पारित हुआ, इस अधिनियम से पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सम्राट कंपनी पर सीधे हुकूमत नहीं कर रहा था। मतलब ब्रिटिश सम्राट का कंपनी पर सीधा कंट्रोल नहीं था। ये जो अधिनियम पारित हुआ हमारा, यह अधिनियम केवल इसलिए पारित हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश हुकूमत को स्थापित किया जा सके। मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका कंट्रोल होगा? ब्रिटिश सरकार का। इसीलिए 1773 का अधिनियम पारित हुआ। 1773 के अधिनियम को अगर हम बात करें तो यह अधिनियम हमारा सफल नहीं होता है और इसमें कुछ दोष था। इस दोष को दूर करने के लिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। इसको हम लोग हिंदी में संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें 1786 का अधिनियम पारित होता है, ठीक है ना। और 1784 का, इससे पहले अगर हम देखें तो 1781 के बाद 1784 पिट्स का होता है और इस पिट्स के इंडिया अधिनियम में कंपनी के मामले में द्वैत शासन का शुरुआत होता है। 1773 के अधिनियम के बाद जो कंपनी पर जो नियंत्रण था किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का था। इसमें 24 डायरेक्टर होता था, ठीक है ना। लेकिन 1784 में जो पिट्स का इंडिया अधिनियम पारित किया गया हमारा, इस पिट्स के इंडिया अधिनियम के बाद कंपनी पर नियंत्रण दो संस्थान का हो गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया संगठन यहाँ पे बना दिया गया। अगर 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, इस युद्ध के लगभग 100 साल बाद भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है जिसको हम लोग 1857 का विद्रोह कहते हैं। और एक ऐसा विद्रोह था जिस विद्रोह में ये लगने लगा था कि भाई अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये भारत से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करें तो जिस तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति था उसके पास, जिस तरह का दृढ़ संकल्प था उसके पास, वो अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल होता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो 1757 में जब मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के बाद 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है ना। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी बात करें तो 1885 से लेकर 1905 तक नरमपंथी का नियंत्रण होता है, ठीक है। और इसके बाद जो कांग्रेस है हमारा, उस पर जो गरमपंथी है हमारा, उस गरमपंथी का कंट्रोल होता है, ठीक है। इस 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इस 1885 से पहले 1776 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस सब मिलकर इंडियन एसोसिएशन का स्थापना करते हैं और कांग्रेस की स्थापना से पहले इसको अखिल भारतीय संगठन का दर्जा मिलता है, इसको इंडियन एसोसिएशन। और इसी इंडियन एसोसिएशन के तत्वावधान में अगर हम कहें तो 1883 और 1885 दो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहां पर चल के देखें तो इसके बाद भाई जिस तरह से लॉर्ड कर्जन का एक पॉलिसी बनता है, ठीक है ना। और ये लॉर्ड कर्जन का पॉलिसी क्या था? तो भाई बंगाल में जो उभरता हुआ जो राष्ट्रवाद है हमारा, इस राष्ट्रवाद को तोड़ देना है। और तोड़ने के लिए क्या करता है? वो बंगाल का विभाजन कर देता है, ठीक है। और बंगाल के विभाजन के बाद एक नया मूवमेंट शुरू होता है भारत में, जिसको हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद अगर हम देखें तो भारत में कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी आतंकवाद है, ये क्रांतिकारी आतंकवाद का शुरुआत होता है। ये बंगाल में देखिएगा, महाराष्ट्र में देखिएगा, पंजाब में देखिएगा, तो अलग अलग जगह पर जो क्रांतिकारी मूवमेंट है हमारा, ये शुरू होता है, ठीक है ना। इसी बीच पहला विश्व युद्ध होता है 14 से 18 और इस पहला विश्व युद्ध के दौरान अगर हम देखें तो भारत से बाहर, ठीक है ना, भाई भारत को आजाद करवाने का एक मुहिम चलता है, ठीक है ना। और इसी समय अगर हम अमेरिका वगैरह में बात करें तो गदर आंदोलन वगैरह का शुरुआत होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें 1916, ठीक है ना, तो 16 के आसपास क्या होता है? तो होम रूल लीग का स्थापना होता है और इसके तत्वावधान में एक मूवमेंट चलाया जाता है। 16 में ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस लीग समझौता होता है और इस समझौता के बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का बात होना शुरू होता है। 1920-22 खिलाफत और सहयोग आंदोलन चलता है हमारा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखें कि भाई विधानमंडल में प्रवेश के लिए जिस तरह से स्वराजी, ठीक है ना, भाई अपने आप को तैयार करता है,
ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है हमारा, ये कांग्रेस के सामने फिर से संकट लाके खड़ा कर देता है। ठीक है, उसके बाद 1927 साइमन आयोग का गठन होता है, ठीक है ना, और इसके प्रतिरोध में भारत में सर्वदलीय सम्मेलन होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनता है, ठीक है ना, और ये कमेटी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करता है। ठीक है, 30-32 सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है ना, और इसी बीच में गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। भाई 1931 गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है हमारा, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है, और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह का दौर शुरू होता है हमारा, ठीक है ना, और इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है, और क्रिप्स मिशन के बाद अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से कह लीजिए कि भाई इसके बारे में कहा जाता है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ये। ठीक है ना, इसके बाद बेवल योजना आता है, शिमला समझौता होता है ना, ठीक है। आजाद हिंद फौज का जो नुमाइंदा था उस पर जो मुकदमा चलता है, यह मुकदमा भी कहीं ना कहीं भारत में एक क्रांतिकारी माहौल, एक विद्रोही माहौल निर्मित कर देता है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम बेवल योजना का या शिमला समझौता का, तो यहाँ पे भी परिस्थिति अलग निर्मित होता है। 1946 नाविक विद्रोह होता है, और इस नाविक विद्रोह में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भारत का सेना जो है अब विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसी बीच जब अंग्रेजी सरकार को यह लगने लगा कि भारत पर अब लंबा समय तक हुकूमत करना संभव नहीं है, तो भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 मेंबर एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। ठीक है ना, और ये भारतीय नेता के साथ बातचीत करके जो एक समझौता करते हैं, जो एक प्रारूप प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रारूप के तहत हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है ना, और यही संविधान सभा जो है ये भारत के संविधान का निर्माण करता है। मोटा मोटी चीज